हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और फसना पक्का है सीरीज़ की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के रीजनल एस्पिरेशंस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टिंग में बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे और आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो रहा होगा। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इंडियन नेशनलिज्म सॉट टू बैलेंस द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इलेबोरेट। अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिया की अप्रोच की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमेशा से यही रही है कि अगर आप डिफरेंट रीजन के हो या फिर कोई और लिंग्विस्टिक ग्रुप के हो, कोई और भाषा आप बोलते हो, आपका अपना कल्चर है, तो वो हम आपसे नहीं छीनेंगे। आपको पूरा हक है अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने का। इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम एक यूनाइटेड सोशल लाइफ जिएंगे। तो अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में हमें इसलिए डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ हम यूनाइटेड भी हैं, क्योंकि इंडिया कभी भी किसी से उसके राइट नहीं छीनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म में हमें यूनिटी और डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल के बीच में बैलेंस देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इंडियन अप्रोच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन अडॉप्टेड इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज, डू यू अग्री? इसके नीचे एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, उसका कोई अलग आंसर नहीं है, बस आपको बताने के लिए डाला है कि आंसर सिमिलर ही रहते हैं, लेकिन बोर्ड वाले बहुत घुमा फिराकर हमसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप में बोला जाता था कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो नेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, लेकिन इंडिया ने बोला ऐसा नहीं, हम एक डेमोक्रेटिक अप्रोच को अपनाएंगे। तो इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करता है कि अलग रीजन में कोई अलग ग्रुप वाले अगर आवाज उठा रहे तो उनको हम दबा देंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। इंडिया हमेशा बोलता है भाई कि आप अपनी आवाज उठाओ, आपकी जो एस्पिरेशंस है उनको हम सुनेंगे, और अगर आप सही बोल रहे हैं तो उस पर काम भी करा जाएगा। इंडिया में आपको पॉलिटिक्स भी इससे रिलेटेड देखने को मिलता है, अलग अलग रीजन में उसके हिसाब से पॉलिटिक्स चल रहा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग लोगों की एस्पिरेशन भी सुन रहे होते हैं, किसी स्टेट में कुछ और बात चल रही होती है, किसी स्टेट में कुछ और, अलग अलग रीजन की अलग अलग एस्पिरेशंस भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इंडिया में हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, सबको इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके कारण क्या होता है, जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होता है ना, तो जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो और स्ट्रांग होती हैं। इसके बाद और यूनिटी हमें देखने को मिल जाती है, और यूनिटी का मेन कारण ही ये रहता है कि जो रीजनल इश्यूज रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनको सुना जाएगा, कभी भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी तो हर किसी का ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अगर कोई कंट्री है जहाँ पर बहुत ही हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन तब भी वो यूनिटी बनाकर चलना चाह रही है वो कंट्री, तो ऐसे में बहुत बार हमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग रीजन में पावर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, फिर हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। कई बार तो ये भी होता है कि कुछ रीजन बोल रहे होते हैं कि हमें अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाना है, हमें अपनी अलग कंट्री बनाना है। तो कभी भी अगर डाइवर्सिटी है और आप यूनिटी बनाकर चलना चाह रहे हैं और आप डेमोक्रेटिक कंट्री है खास तौर पर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह तो होते रहेंगे, नॉर्मल चीज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वाई मैनी ऑब्जर्वर्स हैड प्रेडिक्टेड दैट इंडिया एज वन यूनिफाइड कंट्री कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। अब इस पर हम देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और साथ ही साथ फिर बहुत बड़े बड़े इश्यूज आने लगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का हम अभी आगे देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का, अलग अलग एरिया में बहुत इश्यूज बढ़ रहे थे। फिर नागालैंड, मिजोरम का भी हम देखेंगे, जो कि ये बोल रहे थे कि भाई हमें इंडिया से सेपरेशन चाहिए। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही थी, फिर द्रविडियन मूवमेंट भी बाद में हुआ, जहां पर भी सेपरेट कंट्री की बात करी जा रही थी। तो बहुत सारे ऑब्जर्वर, कुछ इंडिया के थे, कुछ बाहर के थे, उनका कहना था कि भाई इंडिया ज्यादा समय तक यूनाइटेड नहीं रह पाएगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, डील करने में दिक्कत होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ द चैलेंज ऑफ डाइवर्सिटी वॉज मेट। तो देखिए, हमें इंडिया में ना बहुत सारी जगह पर मास एजिटेशंस को हिंदी में हम आंदोलन बोल सकते देखने को मिल रहे थे कि भाई स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए, मतलब भाषाई बेसिस पर होना चाहिए। आज के टाइम पर जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात हैं, ये उस टाइम का वही रीजन था जो मेनली अफेक्ट हुआ था इन एजिटेशन से। अगर हम सदर्न इंडिया की बात करते हैं, मेनली तमिलनाडु की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे कि भाई हिंदी को ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम नॉर्थ साइड की बात करते हैं तो वहां पर प्रो हिंदी एजिटेशंस देखने को मिल रहे थे, जो डिमांड कर रहे थे कि हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज इमीडिएटली बना देना चाहिए।
लेट 1950s से हमें देखने को मिला जो लोग पंजाबी बोलते थे उनका कहना था कि उनको अपने लिए सेपरेट स्टेट चाहिए। बाद में इस डिमांड को फुलफिल भी किया गया पंजाब और हरियाणा की स्टेट बनाकर 1966 में। इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड भी फॉर्म हुए, इनको भी अलग अलग स्टेट बनाया गया। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ द चैलेंज ऑफ डाइवर्सिटी वॉज मेट, तो ये चैलेंज हुआ था भाई रीड्रॉइंग द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। चैप्टर 1 में हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सोशल एंड पॉलिटिकल कंपोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। तो फसना पक्का इस सीरीज में हमारा मेन एम होता है कि हम आपका रिवीजन करा पाए और शॉर्ट में आपको समझा पाए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको चैप्टर अभी समझ में ही नहीं आया है तो फिर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहिए, उसमें हम एनसीईआरटी की एक लाइन भी नहीं छोड़ते हैं। ये फसना पक्का है सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए रहती है, तो यहाँ पर एकदम डेप्थ में हम नहीं घुसते, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो अगर इसके हम आंसर की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का भाई स्पेशल स्टेटस था, आगे अभी हम देखेंगे आर्टिकल 370 35A की बात हम कर रहे होंगे। इसके बाद भी स्पेशल स्टेटस होने के बाद भी हमें जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही वायलेंस देखने को मिलता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी देखने को मिलता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। और इसके रीजन इंटरनल भी थे और एक्सटर्नल भी थे, आगे भी हम और क्वेश्चंस में उसको देखेंगे। फिर इसके अलावा बहुत सारे कश्मीरी जो पंडित थे उनको वहां से डिस्प्लेस किया गया था। द कश्मीर फाइल मूवीज अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड आई हुई है। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, जम्मू, कश्मीर और फिर लद्दाख। अगर हम जम्मू रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर फुटहिल्स भी देखने को मिलते हैं और प्लेन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। मेनली यहाँ पर हिंदूज रहते हैं, लेकिन उनके अलावा मुस्लिम, सिख और बाकी रिलीजन के लोग भी हमें देखने को मिलते हैं। कश्मीर रीजन की बात करते हैं तो मेनली यहाँ पर हमें कश्मीर वैली देखने को मिलती है। यहाँ पर ज़्यादातर कश्मीरी मुस्लिम्स हमें देखने को मिलते हैं और बाकी जितने बचते हैं वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और बाकी रिलीजन के लोग हैं। इसके बाद लद्दाख रीजन की बात करते हैं तो एकदम माउंटेनियस रीजन है, बहुत कम पॉपुलेशन है और वो मोस्टली हमें देखने को मिलती है इक्वली डिवाइडेड है बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कश्मीर इशू, एडिट टॉपिक का ये क्वेश्चन है, तो शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। अगर हम भाई बात करते हैं कश्मीर की तो इंटीग्रेशन के बाद भी कश्मीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। मेनली यहाँ पर जो स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 350A के तहत, वो हमें देखने को मिलता है। अभी रेड में छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है, कई बार बड़े क्वेश्चन के अंदर भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी आपसे बनना चाहिए। हम बड़ा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो ये सारे तो अपने आप हमारे हो ही रहे हैं, लेकिन आपको आसानी हो इसलिए हम इसको और ऐड कर देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों आर्टिकल क्या स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को देते थे। तो अगर हम 370 की बात करते हैं तो इसके कारण से एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेपरेट फ्लैग हमें देखने को मिलता है, एक नया नाम हमें देखने को मिलता है। बाकी स्टेट में जो वहाँ के हेड होते हैं उनको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, सीएम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। जो यहाँ के गवर्नर रहते थे उन्हें सदर ए रियासत बोला जाता था। और साथ ही साथ इंडिया के जो मेनली यूनियन लॉस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहते थे, यहाँ हमें इनके अलग लॉस देखने को मिलते थे। इसके बाद 335A की अगर हम बात करते हैं तो मेनली इसका ये था कि ये स्पेशल एक सिटीजनशिप राइट दिया गया था, जिसका ये था कि अगर आप कश्मीरी नहीं हैं, आप नॉन कश्मीरी हैं, तो इस स्टेट में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो ये स्पेशल राइट्स आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि इनको नलीफाई कैसे किया गया था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो बहुत लोगों का कहना था भाई आर्टिकल एकदम सही नहीं है, ये सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेटिज्म का ये काम कर रहे हैं। तो इसी के तहत जब बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस आए, गवर्नमेंट ने इसको देखा, तो जो हमारी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट थी उसने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल राज्यसभा में लेकर इंट्रोड्यूस किया, वहां प्रेजेंट किया 5 अगस्त 2019 में। उसके बाद ये अगले ही दिन कहां पर पास हो गया, लोकसभा में पास हुआ। इसके बाद मेजॉरिटी ने वोट किया कि एकदम सही है, तो सेक्शन 370 35A को अबॉलिश कर दिया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 9 अगस्त 2019 को हमारे प्रेसिडेंट का भी इसको वो मिल गया कि भाई कर देना चाहिए, उसका सेक्शन 370 35A रिपील कर दिए गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, एक है हमारी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है हमारा लद्दाख, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ जम्मू एंड कश्मीर वॉज मर्ज्ड विद इंडिया। बहुत बड़ा ये आंसर है, आपके लिए मैं शॉर्ट में लेकर आया हूं, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस बताना ये चाह रहा हूं। इन पॉइंट्स के बदले कोई और पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब
हिसाब से। तो 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था और उनके रूलर थे महाराजा हरी सिंह, जो ना कि इंडिया को ज्वाइन करना चाह रहे थे ना ही पाकिस्तान को, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस अपना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी जो लीडर्स थे उनका कहना था कि कश्मीर का रीजन हमारा है। लेकिन जो उस समय लोग थे वहां के, वो लोग का कहना था कि नहीं, वो अपने आप को सबसे पहले कश्मीरी देखते थे। वो ये नहीं बोलते थे हम इंडियन है या हम पाकिस्तानी है, नहीं, वो सबसे पहले अपने आप को एज अ कश्मीरी देखते थे। और इसी रीजनल एस्पिरेशन को हम कश्मीरियत भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 1947 अक्टूबर में हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान कुछ ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजता है अपने साइड से कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। इसके बाद जो राजा रहते हैं वहां के, वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं। इंडिया बोलता है हम आपकी हेल्प कर देंगे, इनको हम वहां से भगा देंगे, लेकिन उसके बदले आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना पड़ेगा। और इसके बारे में चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हुआ और उसके बाद ही हमारा इंडिया के साथ मर्ज हो गया। शेख अब्दुल्ला वहां के प्राइम मिनिस्टर बने मार्च 1948 में। इसके बाद इंडिया ने वहां पर उसको ऑटोनॉमी भी, स्पेशल स्टेटस दिया जम्मू एंड कश्मीर को। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है और बाद में इसको हमने नलीफाई भी कर दिया। इसके बाद व्हाट स्टेप्स वर रिकमेंडेड बाय द यूएनओ टू रिसॉल्व द इंडिया पाक कश्मीर इशू, वॉज इट सक्सेसफुल। तो अभी हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान कश्मीर इंडिया का एक सीन हुआ था, पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को भी भेजा था। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर का एक एरिया था जो अब पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया था। अब उसके बाद इंडिया ने क्या बोला, भाई इंडिया ये इशू को लेकर गया यूनाइटेड नेशंस के पास कि आप इसको देखो और हमारी मदद करो। तो एक उनका रिजोल्यूशन आया था जहां पर उन्हें 3 स्टेप्स बताए थे कि ये आप करो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। पहला है कि पाकिस्तानी अपना जो भी लोगों को उन्हें भेजा है वो वापस ले ले। दूसरा कि इंडिया धीरे धीरे करके अपनी फोर्सेस को वहां से हटाए और लॉ और ऑर्डर भी अच्छे से मेंटेन करता हुआ चले, है ना, क्योंकि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्सेस हमने वहां भेज दी थी, जो उनका कहना था यूएन का सही नहीं है। फिर तीसरा था कि प्लेबिसाइड करवाया जाए देखने के लिए कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं पाकिस्तान में, या वहां के लोगों की क्या एस्पिरेशन है। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए जब इलेक्शन करवाया जाता है, किसी एक रीजन में भी करवाया जा सकता है या पूरी कंट्री में भी कराया जा सकता है, उसको हम प्लेबिसाइड बोलते हैं। लेकिन कोई भी प्रोग्रेस हमें इस रेजोल्यूशन के बाद भी देखने को नहीं मिला। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द इंटरनल एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूअसली कंट्रोवर्शियल। अब इसको हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक को कवर कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी कवर हो रहे होंगे। ये हमारी एनसीईआरटी का एक बड़ा टॉपिक है और आधे से ज्यादा चीज तो हमने पहले ही पढ़ ली है। हमने इंडिया पाकिस्तान के बारे में देखा कि पाकिस्तान का यह कहना है कि भाई जो कश्मीर है वो उनका पार्ट होना चाहिए, उनको बिलोंग करता है, लेकिन इंडिया इस चीज को बिल्कुल सही नहीं बोलता है। फिर हमें यह भी देखने को मिला कि जो पाकिस्तान ने वहां पर अपने इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा था, उसके बाद एक एरिया उनने आज भी कैप्चर करके रखा हुआ है। जैसे इंडिया बोलता है कि एकदम इलीगल ऑक्यूपेशन है, लेकिन पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर बोलता है कि इतने से पार्ट को हमने अभी आजाद करवा लिया है। तो इंडिया पाकिस्तान के ये हमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है, हमने पहले अभी पढ़ा। अब अगर हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, रेड में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो 2 अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलते हैं। कुछ एक सेक्शन है जिसका कहना है कि जब से ये आपने स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया हुआ है, इसके कारण इस स्टेट का इंडिया के साथ कभी फुल इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये बोलना है कि जो स्पेशल स्टेटस दिया है ये इनफ नहीं है, और भी हमें आपको ऑटोनॉमस जो हमारी आइडेंटिटी है उसको बनाए रखने के लिए और पावर्स हमें आपको देना चाहिए। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट में कई बार देखने को मिल जाता है कि अ सेक्शन ऑफ कश्मीरीज हैव एक्सप्रेस्ड 3 मेजर ग्रीवेंसेस। अब उनके बारे में बताइए। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन आता है तो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ये 3 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। पहला क्या है, पहला बोला गया था भाई कि जब सिचुएशन एकदम सही हो जाएगी तो लोगों से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, इसलिए प्लेबिसाइड की डिमांड करी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि जो आर्टिकल 370 वो समय के साथ इरोड हो गया है। ये देखिए ये सब चीज तो नलीफाई कर दी गई है, लेकिन पहले की बात हम कर रहे हैं चैप्टर की, है ना। तो ये बोला जाता था कि 370 जो आर्टिकल है वो समय के साथ उड़ चुका है, तो हमारी जो ऑटोनॉमी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसको वापस करा जाए। फिर तीसरा ये बोला जाता है कि बाकी इंडिया के पार्ट्स में जैसी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है वैसी हमें अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में देखने को नहीं मिलती है। फिर से रिपीट करूंगा, याद करिए चैप्टर के पुराने टॉपिक हैं। आगे अभी हमें मालूम चलेगा कि ये स्पेशल जो स्टेटस था उसको तो पूरी तरीके से ही हटा दिया गया है। फिर इसके बाद अगला आता है, डिस्क्राइब एनी 3 ऑब्स्टेकल्स दैट डिलेड द मर्जर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर हमने पुराने वाले क्वेश्चंस में ही कवर कर लिया है।
अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की रीच बढ़ाइए, यूट्यूब को भी पता चलना चाहिए भाई आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1948। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत डिफरेंसेस बढ़ रहे थे शेख अब्दुल्ला जो वहाँ के सीएम थे उनके बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कश्मीर के स्टेटस को लेकर। 1953 में इनको डिसमिस कर दिया गया और बहुत साल तक डिटेंशन में रखा गया। 1953 से 1974 के बीच का जो पीरियड था, यहां पर हमें कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इस स्टेट के पॉलिटिक्स में। इसके बाद जो प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड, उसमें भी चेंज लेकर आया गया। पहले यहाँ के सीएम को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, अब बोला गया कि चीफ मिनिस्टर ही बोला जाएगा, है ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला जाएगा। तो इसके बाद गुलाम मोहम्मद सदीक जो थे वो पहले सीएम बने इस स्टेट के, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। 1974 में शेख अब्दुल्ला फिर से वहां के सीएम बन गए। 1982 में इनकी डेथ हो गई, जिसके बाद जो इनके सन थे फारूक अब्दुल्ला वो वहां के सीएम बन गए। फिर इसके बाद बहुत डेटा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 1987 में एक मैसिव विक्ट्री हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस था उसका, फारूक अब्दुल्ला फिर से सीएम बन गए ना, रिटर्न हो गया उनका। फिर 1990s का जो पूरा पीरियड हमें देखने को मिलता है, 1990 में तो खासकर हमें जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। फिर असेंबली इलेक्शंस होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में 1996 में, जिसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसको लीड कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला, वो पावर में आ जाते हैं और वो डिमांड करते हैं रीजनल ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसके बाद 2002, 2008 और 2014 में भी हमें इलेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसके बाद कोलिजन गवर्नमेंट्स वहां पर फॉर्म होती हैं। इसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद मर जाते हैं, वो उस समय के वहां के सीएम रहते हैं। तो उनकी जो डॉटर रहती है महबूबा मुफ्ती, वो पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर की, याद रखिएगा। लेकिन जब ये बनी वहां की सीएम तो बहुत ज्यादा टेररिज्म और बहुत प्रॉब्लम, हमें टेंशंस देखने को मिल रही थी इस रीजन में, जिसके कारण 2018 में प्रेसिडेंट्स रूल यहां पर लगा दिया गया और बीजेपी ने अपना सपोर्ट यहां से हटा लिया। फिर 5 अगस्त 2019 को, अभी हमने पहले पढ़ा कि नलीफाई कर दिया गया इस स्पेशल स्टेटस को, तो ये फिर से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो प्लूरल सोसाइटी का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख निकल कर आ जाता है। प्लूरल सोसाइटी का मतलब होता है जब एक ही जगह में हमें अलग अलग एथनिक ग्रुप, ट्रेडिशन या फिर पॉलिटिकल आइडेंटिटी वगैरह देखने को मिल जाती है ना, इसलिए इसको प्लूरल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाई डिड इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख कम्युनिटी। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए एक मिलिटेंट ग्रुप था जिसने क्या किया था, जो सिख की होली श्राइन है गोल्डन टेम्पल, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाकर उसको आर्म्ड फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर लिया था। इसलिए जून 1984 में गवर्नमेंट ने एक मिशन निकाला जिसको कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। मेनली यही था कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप है इसको वहां से बाहर निकाला जाए। तो ये जो ऑपरेशन था वो तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इसके कारण वो जो हिस्टोरिक टेम्पल है वहां पर बहुत डैमेज हुआ और सिख लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए। उनका कहना था कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये सीधा सीधा हमारे फेथ पर अटैक है। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि उस समय की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनका असैसिनेशन हो जाता है 31 अक्टूबर 1984 में, उनके घर के ही बाहर, उनके रेसिडेंस के बाहर, उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा। उनके बॉडीगार्ड जो थे वो सिख थे और उनने ऑपरेशन ब्लू स्टार का रिवेंज लिया था। पूरी कंट्री शॉक में आ जाती है, हर जगह में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, हमें एंटी सिख वायलेंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सिख लोगों की इसमें डेथ हो जाती है। फिर 20 साल बाद पार्लियामेंट में 2005 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो उस समय थे, वो रिग्रेट बोलते हैं कि भाई ये जो हुआ बिल्कुल सही नहीं था, जो एंटी सिख वायलेंस थे वो सही नहीं थे, वो माफी मांगते हैं और रिग्रेट अपना वहां पर एक्सप्रेस करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो एकदम डिटेल्ड इन डेप्थ पहले ही आ चुकी है। व्हाट वाज पंजाब अकॉर्ड, व्हाट वर इट्स मेन आउटकम्स। तो 1984 के इलेक्शन जीतने के बाद हमारे एक नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए थे, राजीव गांधी। इन्हें उस समय के जो मॉडरेट अकाली लीडर्स थे उनके साथ डायलॉग इनिशिएट किया था और फाइनली 1985 जुलाई में एक अग्रीमेंट लेकर आए थे। वो अग्रीमेंट किसके बीच साइन हुआ था, लोंगोवाल जो कि अकाली दल के उस समय के प्रेसिडेंट थे और हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के बीच में। इसको हम बोलते हैं राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब आप ट्रीटी अग्रीमेंट बोल सकते हैं या फिर इसको हम पंजाब अकॉर्ड भी बोलते हैं। मेनली ये साइन किया गया था कि भाई इसके बाद पंजाब में थोड़ी सी नॉर्मलसी हम लेकर आएंगे। तो क्या अग्री किया गया था कि
कि चंडीगढ़ जो है उसको पंजाब में ट्रांसफर करा जाएगा। एक सेपरेट कमीशन बनाई जाएगी, अपॉइंट करी जाएगी, जो देखेगी भाई जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बीच। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल, मतलब एक टाइप का कोर्ट जो स्पेशली बनाया जाता है किसी एक चीज पर डिसीजन लेने के लिए। तो एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाएगा रवि बीस रिवर वाटर के लिए, कि भाई जो भी पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में वाटर शेयरिंग का है वो आप देखें और उस पर एक डिसीजन दें। ये अग्रीमेंट के बाद ये भी बोला गया कि कंपनसेशन भी दिया जाएगा उन लोगों को जो मिलिटेंसी की वजह से अफेक्ट हुए हैं पंजाब में, और जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था पंजाब में उसको भी विड्रॉ किया जाएगा। ये हमें देखने को मिला था इस अकॉर्ड में। लेकिन इसके बाद भी चीजें सही नहीं हुई, जो ये साइकिल ऑफ वायलेंस था ये एक डिकेड तक आगे पूरा चलता रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इसकी हम बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं तो बहुत सारे चेंज हमें 1947 के बाद वहां देखने को मिल रहे हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, खासी हिल्स जो मेघालय में है, ये पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के साथ इनका मर्जर हुआ। नागालैंड स्टेट 1963 में क्रिएट हुई। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में सेपरेट स्टेट बना दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा, मैप में भी हमें देखने को मिलता है। 1947 में इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद आपको पता है 2 पाकिस्तान बन गए थे, एक को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन रहा ना वो बहुत ही लैंडलॉक हो गया था, जिसके कारण से उसकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट देखने को मिला। पूरे इंडिया से भी वो कट ऑफ हो गया था, तो इतने अच्छे से वहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया। वो पॉलिटिकली भी पूरे इंडिया से आइसोलेटेड रहा, मतलब वो ऐसा था कि इंडिया का पार्ट होने के बाद भी एक पार्ट की तरह नहीं था, उसको अलग ही अलग उस समय वो चल रहा था, इसलिए वहाँ डेवलपमेंट भी इतना हमें देखने को नहीं मिल रहा था। बाद में बहुत ही मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस भी हुए। अब ये डेमोग्राफिक चेंजेस का रीज़न क्या था, नेबरिंग जो स्टेट और कंट्रीज थे वहाँ से बहुत ही ज़्यादा माइग्रेंट यहाँ आते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत बड़ी थी, कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्ट और बाकी इंडिया का भी बहुत वीक था, जिसके कारण ये थोड़ा सा एक तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो ये दिक्कतें हमें स्टार्टिंग में नॉर्थ ईस्ट की देखने को मिल रही थी। अगर हम 3 इश्यूज़ की बात करते हैं जो मेनली डोमिनेट करते हैं नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स को, तो पहला है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, दूसरा है मूवमेंट्स फॉर सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है कि हमें इस कंट्री को छोड़कर एक सेपरेट कंट्री फॉर्म करना है, एक सेपरेट अपना रीजन फॉर्म करना है ना, इसको हम सेसेशन बोलते हैं। और आउटसाइडर्स के खिलाफ जो अपोजिशन है। तो ये 3 मेजर हमें इश्यूज देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ मीजोस, हाउ इट वाज सॉल्व्ड, या फिर व्हाई एंड हाउ डिड द मीजो मूवमेंट फॉर सक्सेशन गेन पॉपुलर सपोर्ट। इसको हम देख लेते हैं। तो मेनली क्या हुआ, कुछ मीजोस ऐसे थे जिनका कहना था कि हम ब्रिटिश इंडिया के कभी पार्ट भी नहीं थे, इसलिए हम इंडिया के यूनियन के भी पार्ट नहीं हैं। फिर इसके बाद 1959 में मिजो हिल्स में हमें ग्रेट फेमाइन देखने को मिला था, जिसमें असम की गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। इसके बाद ही इनको पॉपुलर सपोर्ट मिलना चालू हुआ था। मिजो को बहुत गुस्सा आया तो उनने एक फॉर्मेशन को लीड किया। वो फॉर्मेशन क्या था, मिजो नेशनल फ्रंट, MNF हम बोलते हैं। और किसकी लीडरशिप में, लालडेंगा की लीडरशिप में। फिर एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद धीरे धीरे चीज़ें सही हुई जब राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच में अग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद मिजोरम को एक स्टेटहुड दिया गया और साथ ही साथ स्पेशल पावर भी दी गई। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है इसको अब हम रोक देंगे। फिर फाइनली हमें थोड़ी पीस देखने को वहाँ पर मिली। What are 2 kinds of movement that were going on in North East India? इसको हम देख लेते हैं। पहला था मूवमेंट ऑफ सिसेशन, हमने आपको इसके बारे में पहले ही बताया कि इसमें आर्म्ड रिबेलियंस हमें देखने को मिल रहे थे। कुछ लोग चाह रहे थे कि वो कंट्री को छोड़कर अपनी सेपरेट कंट्री बना ले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया इस चीज़ों को ठीक करने का, इन मूवमेंट्स को रोकने का, समझने का और लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करने का। प्रॉब्लम और आउटसाइडर्स, हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में खासकर ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर बहुत लोग ना माइग्रेट कर रहे थे, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक इनबैलेंस बढ़ रहा था। वहाँ के लोगों को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो दूसरा ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा था। दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर Which lesson do we learn from regional aspirations and their accommodation as an integral part of democratic politics? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन निकाल कर आते हैं। तो पहला लेसन हमको मिलता है कि जो रीजनल एस्पिरेशन है ना, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। और इस पर अगर आप डेमोक्रेसी को एक कंट्री फॉलो कर रही है तो उसको ध्यान भी देना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है कि ये नहीं है, अगर रीजनल एस्पिरेशन है तो उसको दबाना नहीं है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है।
हमें नेगोशिएशन करना है। इंडिया ने भी यही किया, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, अगर कहीं पर भी हमें रीजनल एस्पिरेशंस देखने को मिलती थी, उसके कारण एजिटेशन देखने को मिलते थे, तो गवर्नमेंट उनके साथ अग्रीमेंट करती थी, उनकी सुनती थी, उसको दबाने का काम नहीं करती थी। अगर आप दबाओगे तो और फिर वो भड़कती हैं चीज़ें, है ना। तीसरा लेसन देखने को मिलता है कि भाई हमें हर रीजन को पावर देनी पड़ेगी, हमें स्टेट लेवल पर तो उन्हें पावर देनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ भाई रीजन से ही, स्टेट से ही तो एक नेशन बनता है, तो नेशन का जो डेस्टिनी है उसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो हर रीजन को, नेशन में भी अगर आप कुछ बड़े स्टेप ले रहे हो तो उनको वहां पर पावर देना चाहिए। अगर नेशनल लेवल पर डिसीजन मेकिंग पावर इनको नहीं मिलेगी तो इनको ऐसा लगेगा कि इनके साथ इंजस्टिस हो रहा है और ये इस नेशन का पार्टी नहीं है, तो ये चीज़ भी हमें कभी नहीं करना चाहिए। और फोर्थ लेसन हमें देखने को मिलता है कि अगर हमें रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर जगह पर सिमिलर नहीं है, तो ऐसे में रीजनल डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल है, वो डेवलप नहीं हो रहे थे क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के साथ कनेक्शन नहीं था, इसलिए वहां पर इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब एनी टू सेसेशनिस्ट मूवमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या फिर सिर्फ असम मूवमेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ये ज्यादातर पूछा जाता है, तो हम दोनों को बारी बारी करके देख लेते हैं। सबसे पहले असम मूवमेंट को देख लेते हैं। तो असम की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश असम से ही बाद में कार्व आउट करे गए थे, ये आप हमेशा याद रखिएगा। असमीज का अपना एक यूनिक कल्चर है, लेकिन मेन दिक्कत इनको हुई इमिग्रेंट से। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए थे, बाकी अलग अलग पार्ट से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे, तो यहाँ के लोगों को ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। तो इनने ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक अपना मूवमेंट चालू किया था, जिसको हम असम मूवमेंट बोलते हैं। देखिए, बाहर के लोग आते हैं तो ये हमने देखा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर भी मिक्स होने लगता है। तो इनका जो खुद का कल्चर है उस पर भी बात आ जाती है, एक बहुत बड़ी चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर हम इस असम के मूवमेंट की बात करते हैं तो ये कल्चरल प्राइड और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। पहला, आउटसाइडर आए तो लोकल इकोनॉमी जो थी उसको बहुत ही इफेक्ट पड़ा, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इनके कारण बढ़ रही थी। दूसरा, हमें ये देखने को मिलता है कि असम इंडिया का पार्ट था, लेकिन उसके बाद भी उतना डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो रहा था, उतनी अच्छे से चीजें नहीं हो रही थी जितनी बाकी पार्ट में इंडिया की हो रही थी। तीसरे नंबर पर इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया, वहां इतनी अच्छी नहीं थी, इमिग्रेंट्स ने उसको और बुरा बना दिया, साथ ही साथ उन्हें कल्चर को भी प्रिजर्व करना चाह रहे थे, इसलिए वहां पर फॉर्मेशन हुआ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का 1979 में, जिनका काम ही यह था कि भाई हमें इमिग्रेट्स के खिलाफ आवाज उठाना है, अपने कल्चर को बचाकर रखना है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बाद में इस चीज़ पर ध्यान दिया और बोला कि भाई हम इमिग्रेंट्स को फ्लश आउट करेंगे। बहुत लंबा स्ट्रगल चला सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके बाद वहाँ की कंडीशन धीरे धीरे करके सही हुई और ये इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे करके सॉल्व हुई। तो अगर असम मूवमेंट का सिर्फ क्वेश्चन आता है तो इतना लिखकर आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको दोनों पूछे जाते कि कौन से दो मूवमेंट थे तो मिजो मूवमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा। इसको मैं आपको नहीं समझा रहा हूं क्योंकि अभी पीछे वाले एक आंसर में हमने पूरा इसको कवर कर लिया है कि वहां पर यही प्रॉब्लम थी कि वो बोलते थे हम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं है तो हम इंडिया का भी नहीं है। फिर हमने ये भी देखा कि लाल डेंगा के साथ एक हमारे राजीव गांधी का अग्रीमेंट हुआ था, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा मेनली। फिर यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ कि हमें देखने को मिला कि 2 डिकेड्स तक एक बैटल चलती रही मिजो और इंडियन आर्मी के बीच में ना। मिजो के जो इंसर्जेंट्स थे और इंडियन आर्मी के बीच में हुआ गुरिल्ला वॉर वो करते थे और पाकिस्तान और चाइना उनको सपोर्ट भी करता था। तो ये एक हमें चीज़ देखने को मिल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस यहाँ पर था। लेकिन बाद में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड जो 1986 में हुआ, उसके बाद हमारे मिजोरम स्टेट में हमें पीस देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद ऑल रीजनल मूवमेंट नीड नॉट टू लेड टू अ सेपरेटिस्ट डिमांड्स एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम द चैप्टर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रीजनल एस्पिरेशन तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक पार्ट होता है। अगर हम यूके की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड, वेल्स, हमारा नॉर्थर्न आयरलैंड में भी हमें रीजनल एस्पिरेशंस देखने को मिलती हैं। मेन तरीका, आप डेमोक्रेटिक वे में नेगोशिएशन करिए और इन चीज़ों को सही करिए। इंडिया में 1980 में पंजाब, कश्मीर, असम के बारे में हमने अभी देखा, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इंडिया की गवर्नमेंट नेगोशिएट किया और चीज़ों को धीरे धीरे करके सही किया। मिजोरम के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वायलेंस को, इतने ज़्यादा वायलेंस को भी हम रोक सकते हैं अगर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रीजनल एस्पिरेशन हमेशा दिक्कत में डालती हैं। अगर सही स्टेप लिए जाए तो चीज़ें सही करी जा सकती हैं। इसी के साथ फंसना पक्का है सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने सेल्फ असेसमेंट के लिए भी आपके लिए डाले हुए हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनके आंसर बनना चाहिए। वैसे तो बहुत ही ईजी इनके आंसर है, लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है
है तो इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा पूरा आता है इस चैप्टर में। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक हमारा आंसर राइटिंग कोर्स में एनरोल नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आपको हमारी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस कोर्स के बाद अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आंसर राइटिंग में तो प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती, ये मेरा दावा है। तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक आपके लिए डाले हुए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।